नमस्कार, मैं हूं प्रसून। देश कितना बदल गया, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा, यह जानना आवश्यक है। पीएम मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए कहा कि 10 साल पहले हजारों और लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम की चर्चा होती थी, लेकिन आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने की चर्चा होती है। पिछले 10 सालों में देश ने अपने सपने को हकीकत में बदलते देखा है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। आपने तो विदेशों में रहे थे, कैसा समय बीता था। हिंदुस्तान के हो, ऐसा ही होता था ना। इंडिया से अरे चलो चलो यार, ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? कोई पूछने को तैयार था क्या? कोई सुनने को तैयार था क्या? कोई देखने को तैयार था क्या? पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं यार। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। युवा साथियों के लिए ये नया विश्वास लेकर आ रहा है। उनके बेहतर भविष्य का रास्ता अटल सेतु जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर ही गुजरता है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा। जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। यही तो अटल सेतु का संदेश है। पीएम मोदी सरकार के धारा 370 की विसंगतियों को हटाने के अलावा कई ऐसे फैसले हैं जो भारत के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मजबूती प्रदान करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन, आधार, मोबाइल की ताकत, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे और गंगा संरक्षण समिति के जरिए गंगा उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता अभियान का, और एक खुशहाल भारत के लिए एक मजबूत किसान की योजना भी ऐसे काम हैं जो देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इस पूरे मसले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश पोद्दार, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर स्नेहा शिषवर्धन पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राजलक्ष्मी जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी लोगों का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी से, 10 साल में भारत की तस्वीर कितनी बदली है? जी नमस्ते, और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और ये जो आने वाला 22 जनवरी है, मुझे लगता है यही सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है कि हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक, सामाजिक और आप कहिए कि धार्मिक विशेषता है, बल्कि आप देखिए कि वहाँ पर किस तरीके से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज वगैरह जिस तरीके से वहाँ पर बन रही है, और जो प्रतीक देता है कि पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से पूरी प्रगति हुई है, ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्रतीक है। तो ये इसको लेकर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर सबसे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है कि मोदी जी ने इसका जो
एक आह्वान दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे लेकर वो उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा कि ये उन्होंने सिर्फ केवल आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जी ग्राफिक्स मुझे में लगता है, ऐसे उपलब्धि मुद्दों को है। उठाया गया था जिसमें मोदी जी ने उन सामाजिक प्रश्नों पे सवाल किया था, उसको लेके आगे बढ़े थे। कई बार वो सरकार के मेन कंसर्न में नहीं रहता था। डॉक्टर स्नेहा वर्धन पांडे जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। आपको नहीं लगता है मोदी जी ने उन सामान्य मुद्दों को भी छेड़ा जो समाज में बड़ा परिवर्तन लाते हैं, जैसे स्वच्छता का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से घेरती है? आप कैसे देखते हैं इस तरह के मुद्दों को? देखिए, जो स्वच्छता के मुद्दे थे वो निश्चित तौर पे देश की खुशहाली के लिए, देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए वो उसका समर्थन हम लोग भी करते हैं। और हम लोग क्योंकि गांधीवादी लोग हैं और गांधी ने ही स्वच्छता को सबसे पहले इस देश में बहुत मजबूती से इस पे चर्चा की थी, तो इसलिए ये अगर गांधीवादी सोच के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी आगे बढ़े तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लोग गांधी को हत्या करने वाले लोग हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनके जो कुंठित मानसिकता है वो दिख जाती है कि किस तरीके से गांधी को मानसिकता दिख रही है, कैसे गांधी को रिप्लेस करके, कैसे खादी में चरखा चलाने वाले गांधी को रिप्लेस करके मोदी जी खुद की ब्रांडिंग कर रहे थे। इन सब चीजों से हमें थोड़ी सी इनसे नाखुशी रहती है। और रही बात है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या देखिए क्या है कि विकास के 9 साल की बात आप कर रहे हैं, हम इसे विनाश के 9 साल कहते हैं। इसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। इनकी कोई भी योजना जो एक बार इन्होंने लागू भी कराई वो आज धरातल पे कितनी है वो सबको दिख रहा है। और रही सही कसर कैग की रिपोर्ट ने पूरी कर दी है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। जो नहीं बताने की जरूरत है जी, डिबेट में आप आए, बताने की जरूरत है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति ये है कि मौका मिले तो मैं पूरी बात बताऊंगा क्योंकि इसी के लिए मैं हूँ ही। तो ऐसी स्थिति ये है कि कैग की रिपोर्ट ने जैसे बताया कि एक इनके द्वारा हाईवे बनवाया जा रहा था उधर उत्तर प्रदेश के इलाके में, द्वारका के साइड में, किस तरीके से एक सामान्य 18 करोड़ रुपए वाले पर किलोमीटर वाले हाईवे को इन्होंने 250 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। ये सब तमाम चीजें कैग की रिपोर्ट में आ रही हैं और धीरे धीरे कैग की रिपोर्ट में आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, इस पे जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं विकास तो हो रहा है लेकिन उसके पीछे घोटाले भी हो रहे हैं। राकेश पोद्दार जी, बीजेपी प्रवक्ता। ये इनको घोटाला जो दिख रहा है ना, ये पहले अपने राहुल गांधी जी से पूछिए कि जो हेरियल घोटाला जो चल रहा है, जमानत पे सोनिया जी चल रहे हैं, राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये हमें ज्ञान है। 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। देख सकते अमृत महोत्सव में हम लोगों ने जो हमारे जो जितने भी थे महापुरुष, उनको हम लोगों ने पूरे 1 साल मनाने का काम किया। स्वच्छता अभियान के तहत पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का काम किया। अमृत महोत्सव के वहां पे हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कराने का काम किया। और यहाँ तक प्रसून जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के अंदर जो हमारी बेटियां स्कूल जाती थी, इनको शौचालय नहीं मिलता था, अलग से हम लोगों ने 12 करोड़ शौचालय को भी बनाने का काम किया। नहीं, इसकी तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इसके आड़ में घोटाले भी चल रहे हैं। 2 रुपए की चीज 10 रुपए में ला रहे हैं। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, इनको घोटाला दिखेगा, विकास नहीं दिख रहा, इनको घोटाले दिखेंगे। अपने गिरबान में इनको झांक के देखना चाहिए। 2G घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कितने घोटाले इनके पास है। हम लोग तो झोला लेके आए, झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके आए, झोला लेके चले जाएंगे। हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। उनके पास जाने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अमृत काल के सुनहरे सपने दिखाती है, जबकि जमीनी हकीकत नहीं है। आकाश जी, अर्थशास्त्री हैं आप, क्या सुनहरे सपने हैं या उसको हकीकत में उतारा गया है? जी हाँ, लास्ट मेरे पास आए हैं तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आकाश जी। जी, अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ, एकदम आ रही है जी। इकोनॉमी का बैरोमीटर क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ। ये एक ऐसा बैरोमीटर है जो सारी दुनिया में एक्सेप्टेड है। आज की तारीख में हम प्रधानमंत्री मोदी की टैलेंटेड लीडरशिप के अंदर दुनिया की
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़ी इकोनॉमीज में से। आपको मैं एग्जैक्ट डेटा देता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र डेटा की बात कर रहे थे। Q1 अप्रैल टू जून 7.8% जीडीपी ग्रोथ, Q2 जुलाई टू सितंबर 7.6% जीडीपी ग्रोथ। अब कंपेयर, आज हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं 2 से 3 साल में। हमसे बड़ी जितनी भी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे बहुत बहुत पीछे। आपके सामने पूरा डेटा रखूंगा मैं। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी 2022 में 2 क्वार्टर्स में लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, 2023 में 2 क्वार्टर्स में लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। और हिंदुस्तान आज दुनिया में 2 जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास इश्यू, उसके बाद इतनी जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ दे रहा है, इतनी जबरदस्त जीएसटी कलेक्शन दे रहा है। तो ये विकास नहीं तो और क्या है? विकास नहीं तो और क्या है? इस डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, अब जवाब दीजिए आप इनका। बिल्कुल बिल्कुल। जब अर्थशास्त्री महोदय ने बताया तो मुझे भी लगा कि कुछ और भी आंकड़े मुझे भी दे देने चाहिए। अभी पर कैपिटा इनकम की बात अगर मैं करूं तो 145वें स्थान पे है 195 देशों के आंकड़े में भारत। उसके अलावा ग्लोबल हंगर रैंक जो होता है, हंगर इंडेक्स, उसमें 111वें स्थान पे है 125 लोग। अब आप रुक जाइए यहाँ, वहाँ जो आंकड़े गिनाए जा रहे हैं वहाँ अफगानिस्तान की स्थिति भारत से अच्छी बताई जा रही है, और जो एजेंसियां काम कर रही हैं ये वही सोरोस के टुकड़े पे पलने वाली एजेंसियां हैं जो इस तरह के आंकड़े देते हैं, जिसकी विश्वसनीयता 0 है। इसलिए नेशनल टेलीविजन पे इस तरह के आंकड़ों को प्लेटफॉर्म देना उचित नहीं होगा। आकाश जिंदल जी, आप अपनी बात कहिए। उसके अलावा आज आप देखिए, आकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक आवाज सही होती है तब तक राजलक्ष्मी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जी प्रसून जी, अभी कुछ दिनों पहले ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने भारत को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो आपको पता है, ये तो बहुत ही क्रेडिबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके ऊपर कोई सवाल जवाब हो ही नहीं सकता। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका, जिसको फाइनेंशियल क्रंच हुई थी, जो इकोनॉमी उनका पूरा कोलैप्स हुआ था, अगर वो आज कर्जे से बाहर निकल पाए हैं, अगर उनकी स्थिति में अगर सुधार आ रही है, तो उन्होंने उसका पूरा श्रेय दिया है भारत को। तो अगर भारत ऐसा देश है जो कोई दूसरे राष्ट्र को अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में से बाहर निकाल सकता है, तो आप सोचिए कि हमारी क्या परिस्थिति है और हमारी क्या स्थिति है। अगर हम आज एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हम 80 करोड़ लोगों को जो अन्न हम उनको घर घर जाकर हम उनको दे पा रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि हमारे राष्ट्र की क्या मतलब कितनी शक्ति है हम में। तो ये जो है ना, ये बातें जो हैं, ये स्टेटिस्टिक्स आप कोई भी आप उठा के देख सकते हैं। तो ये जो आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे थे, जो जैसे आपने ठीक से बताया कि देखिए, ये इन्होंने कौन से राष्ट्र इन्होंने हमसे ऊपर बताई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे राष्ट्र जो हैं, जो भारत पर निर्भर हैं सहायता के लिए, इनको ये बताते हैं कि ये हमसे अच्छे हैं, भले हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स और पता नहीं क्या क्या इंडेक्स भी बताते हैं। तो ये सब देखने से पहले, बताने से पहले कम से कम सोचते कि हमारा देश कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको अपोज करना ही है तो अच्छे से कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव विषयों पर आप अपोज करिए, कंस्ट्रक्टिव विषयों पे अपोज करिए। क्यों नजर आती है डिफेंसिव? इसके पीछे यूपीए काल के घोटालों का काल जो आता है सामने, उसके कारण से दिखता है, लेकिन इस पे पूरी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे हमारे साथ कुछ ग्राफिक्स भी आएंगे अभी लूप में, जिसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस के यूपीए काल में 2004 से ही कोयला घोटाले सहित तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसके कारण कांग्रेस डिफेंसिव हुई। आज तक उसी मामले पे डिफेंसिव होती नजर आ रही है, और कारण ये है कि उस समय जो नेतृत्व था, आज भी वही नेतृत्व दिखता है। कांग्रेस प्रवक्ता बताएंगे डॉक्टर स्नेहा सिंह जी कि इससे कैसे निपटेंगे आप? जो भी आरोप लगे थे, उन आरोपों में आज क्या उनकी वस्तु स्थिति है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसमें कितने लोगों को ये लोग दोषी बताते थे, आज इनमें से कितने लोगों को इन्होंने
जेल के सलाखों के पीछे डाला है, ये भी बताने की जरूरत है आज आम जनता को। चलिए मैं ही बता देता हूँ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 का था, उसमें कोल मिनिस्ट्री के मुख्य सचिव जेल चले गए। सत्यम घोटाला था, आप पूछ रहे हैं किनको सजा हुई किनको जेल हुई, हम बता देते हैं 2009 में। मैं ये सब घोटाले गिनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने बोल दिया इसलिए मैं गिनाता हूं आपको। सत्यम घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है जिसमें सुनील कलमाडी जी जेल जा चुके हैं, नेशनल हेराल्ड घोटाला है, बेल पे है, टाटा ट्रक स्कैम है, वाड्रा DLF घोटाला है 2012 का, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला है 2012-13 का। तमाम ऐसे घोटाले हैं, आप कम से कम स्वीकार तो करिए कि कुछ प्रशासनिक कमियां रही थी। दिक्कत कहाँ है ना कि 3 प्रवक्ताओं से जब निपटने का मिलता है तो कांग्रेस के साथ बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और 3 प्रवक्ता की बताने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही लोगों ने अपनी मंशा बता दी थी। खैर, रही बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, तो व्यापम घोटाले करने वाले लोग मध्य प्रदेश में कितनी हत्याएं हो गई व्यापम के आड़ में, उस एक घोटाले को बचाने के लिए कितने लोगों की हत्याएं हो गई। आज मणिपुर में जिस तरीके से बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट है महिलाओं के पर, और वहाँ किसका शासन है ये बताने की जरूरत है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सबसे स्पष्ट बहुमत वाली सरकार वहाँ पे है। स्नेहा सिंह जी सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपकी बात से बेटी पढ़ाओ वाले सुन तो लीजिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन जनता आपके ऊपर क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है, इसका जवाब आपको खोजना होगा। देखिए, जनता के सामने परोसा जा रहा है धर्म की चाशनी, और धर्म की चाशनी को जब राजनीति में लपेट के लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो इस तरीके की समस्याएं आती है। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से धर्मनिरपेक्षता की बात कही है, और हमने कभी राजनीति में धर्म का तुष्टीकरण की बात शब्द तो सुना होगा, तुष्टीकरण। शाहबानो प्रकरण में इसी राजनीतिक व्यवस्था के कारण शाहबानो को न्याय नहीं मिला, इसी तुष्टीकरण के कारण जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, जिसका विवादित ढांचा खुला, वो कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ। नरसिम्हा राव जी के काल में जो ढांचा रहा वो कांग्रेस का ही काल था। तमाम ऐसी चीजें हैं स्नेहा सिंह जी, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपके साथ क्या है, आगे कुआं पीछे काई, आप ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। राम की बात करेंगे, राम से बैर रखेंगे। आप हलफनामा देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक पात्र थे, उस पे आप देखिए। आप मेरी बात सुनिए, अब सुन लीजिए स्नेहा सिंह जी, आप स्वीकार करेंगे तो जनता भी आपको स्वीकार करेगी। आस्था के विषय है, राम हमारे भी आस्था के विषय है। इस देश के सनातन धर्म की सबसे बड़े वो देवता है, इस सनातन धर्म के, इस सनातन संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक है राम, और राम को झुठलाया नहीं जा सकता है। और झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन अभी हमारा विषय जो था वो विकास के मुद्दे पे था, राम के मुद्दे पे नहीं था। आकाश जिंदल जी, मुद्दे पे ही था, मैं तो विकास के मुद्दे पे ही था। लेकिन जी आकाश जिंदल जी बताइए आप। देखिए, मैंने कुछ डेटा दिया था, कांग्रेस के मित्र ने उसमें से एक भी डेटा को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। आज हमारा सेंसेक्स 72 और 73,000 पे चल रहा है। दुनिया भर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। चाइना जो कभी हमसे कंपीट किया करता था, आज हमारे मुकाबले में बहुत ढीला पड़ा हुआ है। वहां डेट क्राइसिस है, वहां बैंकिंग क्राइसिस है, डिफ्लेशन है। हिंदुस्तान, आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये बताइए, मैं आपका बहुत आदर करता हूं आपकी पार्टी का, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल हमास इश्यू चल रहा है, उसके बावजूद हिंदुस्तान ग्रो करता जा रहा है। तो कोई ना कोई तो ऐसी जो है लीडरशिप है ना, कोई ना कोई तो ऐसा टैलेंट है, और दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। आज की तारीख में सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। जीएसटी कलेक्शन, और मैं कुछ और डेटा दे दूं आपको एडवांस में, अभी जो Q4 चल रहा है, जनवरी 1 से 31 मार्च, जहां प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मेरी कैलकुलेशन है जीडीपी ग्रोथ 8.4% आएगी। वो किस लिए? क्योंकि दुनिया भर से इंडियन डायस्पोरा यहां दर्शन करने के लिए आने की प्लानिंग कर रहा है। उसके से क्या होगा? फॉरेक्स आएगी। हिंदुस्तानी जो बहुत से पिलग्रिम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, कैब्स को, ट्रेवल सर्विसेज को, शॉप्स को, सबको बिजनेस मिलेगा। और जीएसटी कलेक्शन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश की प्रेडिक्शन है, आकाश जी का कहना है कि दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है और ये परचम लहराता रहेगा।
उसका एक बड़ा कारण अयोध्या भी है, राम जन्मभूमि भी है, मंदिर का निर्माण भी है। राकेश पोद्दार जी से बीजेपी प्रवक्ता, इसका श्रेय आप बीजेपी संगठन को देंगे या मोदी जी को देंगे? देखिए, 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद मिला मंदिर बनाने का काम का, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंदिर बन रहा है और भाई साहब को विकास नहीं दिख रहा है। आज बीजेपी संगठन या मोदी जी, एक लाइन का जवाब राकेश पोद्दार जी, बीजेपी संगठन या मोदी जी? ईमानदार, सवाल नहीं पूछ, ईमानदार स्वीकृति किसे श्रेय देंगे? हम लोग हमेशा जो आने वाला जो चुनाव है विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजलक्ष्मी जी, आगे बढ़ाने का काम राकेश पोद्दार जी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दे दीजिए इसका जवाब। बीजेपी संगठन को श्रेय देंगी या मोदी जी को? एक लाइन में क्या चीज? जी देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए जो उनका टीम है उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, और उन्होंने देखा है कि वो जो उनका जो एक लाइन है ना कि हम सिर्फ सपने नहीं बुनते हैं, हकीकत में बनाते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। मुझे लगता है ये एक लाइन में ये समरी है पूरे भारतीय जनता पार्टी के अभी तक के जो सफर का, कि उन्होंने सपने देखे हैं मोदी जी ने और उसको पूरे अस्तित्व में भी रख दिया है सब। तो ये जो उन्होंने कहा है कि कुछ इंटरव्यूज में भी उन्होंने बताया कि वो जो है बहुत आगे का सोचते हैं, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट शुरू में नहीं बताते हैं, तो उसका जो है उसका रिजल्ट बहुत वर्षों बाद लोगों को नजर आता है। अभी यानी मोदी जी जो सपने देखते हैं वो सुनहरे सपने होते हैं, उनको जमीन पे उतारते भी हैं। इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। इस डिबेट से एक बात तो सामने आ रही है कि कांग्रेस राष्ट्रवाद, विकास और भ्रष्टाचार से मुक्त भारत जैसे मुद्दों पर आक्रामक छवि पेश नहीं कर पा रही है। इसका कारण इन दुश्वारियों के लिए जिम्मेदार नेताओं का आज भी कांग्रेस का नेतृत्व करते रहना दिखता है। तो हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एपीएन न्यूज।